डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम और इनर्शिया के बारे में बात करी थी। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने क्या कहा? हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट क्या होती है बेटा? रिएक्शन होती है। ये न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। अब ये होता क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक हमने टेबल ली और इस टेबल पर हमने बेटा एक बुक रख दी। अब बुक का क्या है बेटा? अपना एक मास होता है। ग्रेविटी के कारण बुक का क्या होता है? अपना एक वेट होता है और वेट ऑलवेज किस डायरेक्शन में होता है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस बुक का जो वेट है इस टेबल पर वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। वेट W = m/g। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी भी हेवियर चीज को अगर हमको बेटा उठाना होता है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर किसी लाइटर ऑब्जेक्ट को अगर हम उठा रहे हैं तो हम कम फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? हेवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? तो हमने कहा कि एक का वेट ज्यादा है और एक का वेट कम है। कम वेट वाली चीज को लिफ्ट करना है तो कम फोर्स लगाना पड़ा, ज्यादा वेट वाली चीज को लिफ्ट करना है तो ज्यादा। क्यों? क्योंकि ज्यादा वेट वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लगा रहा है तो उससे ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको अपवर्ड करने में। तो हमने ये देखा कि अगर कोई हमने सपोज कर लिया टेबल पर रखी है तो उसका वेट कहाँ लग रहा है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रिजल्ट में ये टेबल इस बुक को होल्ड करके रखी है, होल्ड करके रखा हुआ है, टेबल टूट के नीचे तो नहीं गिरी। इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल इस बुक पर कहाँ लगा रही है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। और कितना फोर्स लगा रही है? ये जितना बुक का है। इस फोर्स को हम कहेंगे रिएक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। बुक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टेबल के थ्रू जो बुक पर रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। मान लिया जो बुक है हमारे पास वो A ऑब्जेक्ट है और टेबल जो है वो हमारे पास B ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला बुक जो है वो टेबल पर फोर्स लगा रही है तो बुक A है जो B पर लगा रही है तो हमने कहा वेक्टर B है। ये A वाला ऑब्जेक्ट B पर लगा रहा है। टेबल को होल्ड करके रखी हुई है सेम फोर्स से। इसका मतलब B वाला ऑब्जेक्ट A पर लग रहा है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेक्टर F B A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F A B। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। हमने ये ऑब्जर्व किया है बेटा कि जब हमें हाई जंप करनी होती है तो हम अपने पैरों से अर्थ पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं और रिजल्ट में हम कहाँ जाते हैं? ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स हम नीचे की तरफ लगाएंगे अर्थ पर उतना ज्यादा हम हाई जंप कर पाएंगे। हमने ये भी देखा है एथलीट जब लॉन्ग जंप करते हैं तो रनिंग करते हुए तेजी से पीछे की तरफ अर्थ को प्रेस करते हैं और आगे की तरफ वो जंप करते हैं। जब हम चलते हैं अर्थ पर तो अपने पैरों से अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, पुश करते हैं और रिजल्ट में हम कहाँ जाते हैं? आगे की तरफ जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हम पर लगाता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था बेटा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई न करें उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। सपोज कर लिया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 हमने ले लिया। m1 जो है उसका मोमेंटम हमने मान लिया बेटा p1 और m2 जो है उसका मोमेंटम हमने मान लिया p2। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। उनके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा कि F = d/dt of p1 + p2 = 0। दैट इज d/dt of p1 + p2 = 0 और
dp1 by dt प्लस dp2 by dt इज इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं dp1 by dt इज इक्वल टू माइनस dp2 by dt। इसको हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करें बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है उसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा। तो सपोज हमने क्या करा था, हमारे पास 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट है, 1 का मोमेंटम हमने p1 लिया था, 2 का मोमेंटम हमने p2 लिया। जब इनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। 1 वाला 2 पर फोर्स लगाएगा तो 1 वाला जो 2 पर फोर्स लगाया है वो हमने कहा F21। रिजल्ट में 2 वाला 1 पर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन वाला जो फोर्स हो गया वो 2 वाले ने 1 पर लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका F12। अब अगर सबसे पहले हम बात करें कि 1 वाले ने 2 पर फोर्स लगाया, इट मींस F21 की जो वैल्यू होगी, तो 1 वाले ने 2 पर फोर्स लगाया, इट मींस मोमेंटम किसका चेंज होगा बेटा, जिस पर फोर्स लगा, dp2 by dt। रिजल्ट रिएक्शन क्या हुआ बेटा, सेकंड वाले ने फर्स्ट पर लगाया, मतलब हमने फोर्स की बात करी F12, सेकंड वाले ने फर्स्ट पर लगाया, तो जिस पर फोर्स लगा उसके मोमेंटम में चेंज होगा dp1 by dt। दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। तो dp1 by dt ये हो गया हमारे पास F12 माइनस ये हो गया हमारे पास F21। तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसका डेरिवेशन हमने करा विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।